हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर की कंटिन्यूटी में आज हम ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ पढ़ेंगे। से स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स में हम स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, लैटिस स्पेसिफिक हीट हम सब पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ क्या है। क्लासिकल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सॉलिड्स में एटम जो हैं वो अपनी माध्य स्थिति के प्रति फ्री वाइब्रेशंस करते हैं। वन डायमेंशन वाइब्रेशन मोशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो रिलेटिव वेरिएबल्स कौन से हैं? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं। जो क्लासिकल सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग सॉलिड में एटम अपने माध्य स्थिति के प्रति फ्री वाइब्रेशंस करते हैं। वन डायमेंशन वाइब्रेशन मोशन में काइनेटिक एनर्जी व पोटेंशियल एनर्जी दो रिलेटिव वेरिएबल्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं। According to the theory of energy of equipartition, for the average kinetic energy is equal to 1 by 2 kBT and the average potential energy is 1 by 2 kBT per degree of freedom होती है। ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए प्रति मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1/2 kBT और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kBT होती है। kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T सॉलिड का टेम्परेचर है। तो एवरेज एनर्जी ऑफ वन डायमेंशन वाइब्रेशनल मोशन क्या बन गई? 1/2 kBT प्लस 1/2 kBT दैट इज इक्वल टू kBT। और ये हमें पता है कि जो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स हैं वो 3 डायमेंशंस होते हैं। तो सॉलिड की प्रति परमाणु औसत ऊर्जा किसके बराबर होगी? 3 kBT के बराबर होगी। जो एवरेज एनर्जी पर एटम ऑफ सॉलिड्स कितनी होगी? 3 kBT। 3 डायमेंशन है तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। और ये किसके बराबर हो गया? 3 kBT के बराबर होगा। तो एवरेज एनर्जी फॉर द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस के लिए एवरेज एनर्जी कितनी हो गई? U बराबर 3N0 kBT। N0 क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। और 3N0 kBT को हम कैसे लिख सकते हैं? 3RT भी लिख सकते हैं। और जहाँ पर R क्या है? गैस कांस्टेंट। N0 kB बराबर किसके हो गया? R के। तो जो लैटिस स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड है CV लैटिस दैट इज इक्वल टू DU/dt किसके बराबर हो गई? 3R के बराबर हो गई। तो लैटिस स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड हमारी किसके बराबर हो गई? 3R के बराबर हो गई। और N0 यहाँ पर क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सबसे पहले ड्यूलोंग और पेटिट ने देखा था, उन्होंने निकाला था, इसलिए इसे ड्यूलोंग तथा पेटिट का नियम कहते हैं। अब इसको डिफाइन करने के लिए अगर हम इस ग्राफ को देखें तो आप देखिए कि ये जो नियम है ड्यूलोंग पेटिट लॉ जो है, ये सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर एटॉमिक वेट 40 से अधिक वाले एलिमेंट्स के लिए सही है, सही पाया गया। आप ग्राफ देखिए इसमें। परंतु एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि न्यून ताप पर सॉलिड की स्पेसिफिक हीट
टेम्परेचर में कमी से ज़ीरो की ओर बढ़ती है। समझ में आया ना आपके कि ये जो फॉर्मूला है ये तो पता लग गया हमें, ड्यूलोंग पैटेट लॉ है, और ये लॉ, दिस लॉ इज करेक्ट एट रूम टेम्परेचर एंड अबव फॉर एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक वेट ग्रेटर देन 40। परंतु प्रायोगिक तौर पे ये देखा गया है कि न्यूनताप पर, न्यूनताप का मतलब क्या है, एज टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट ज़ीरो, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स टेम्परेचर में कमी से ज़ीरो की तरफ अग्रसर होती है। अकॉर्डिंग टू ग्राफ, हाई टेम्परेचर पर मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स की मोलर स्पेसिफिक हीट ड्यूलोंग एंड पेटिट के नियमानुसार 3R के इक्वल होती है, हमने देखा है। और एट नॉर्मल टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट ऑफ लाइट एलिमेंट लेस देन 3R होती है। हाई टेम्परेचर पर मोस्ट ऑफ द सॉलिड की मोलर स्पेसिफिक हीट ड्यूलोंग एंड पेटिट के नियमानुसार 3R के बराबर होती है, जो कि हम देख चुके हैं। बट एट नॉर्मल टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट ऑफ लाइट एलिमेंट्स लेस देन 3R होगी। तो 0 से 20K के बीच के टेम्परेचर पर, 0 से 20K के बीच के टेम्परेचर में जो नॉन मेटल्स हैं उनके लिए हमारे पास क्या होगा, CV बराबर अल्फ़ा टी क्यूब, और जो मेटल्स हैं उनके लिए क्या होगा, CV बराबर अल्फ़ा टी क्यूब प्लस गामा टी, जहाँ पर अल्फ़ा आपके पास क्या है, अल्फ़ा कांस्टेंट है और गामा है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ मैटर। तो ये सब हमने ग्राफ से देखा। क्या देखा हमने ग्राफ में कि जैसे जैसे टेम्परेचर अप्रोचेस टू एब्सोल्यूट ज़ीरो है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स ताप में कमी से ज़ीरो की ओर बढ़ती है। हाई टेम्परेचर पर मोस्ट ऑफ द सॉलिड की मोलर स्पेसिफिक हीट ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ के अकॉर्डिंग 3R होती है, और एट नॉर्मल टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट ऑफ लाइट एलिमेंट्स लेस देन 3R है। टेम्परेचर बिटवीन 0 to 20K फॉर नॉन मेटल्स CV बराबर अल्फ़ा टी क्यू, एंड फॉर मेटल्स CV जो मेटल्स हैं आपके पास, चेन मेटल जो हैं उनके लिए कितनी होगी, जो चेन मेटल है, जो मेटल्स हैं, CV बराबर अल्फ़ा टी क्यू प्लस गामा टी, और जहाँ पर गामा आपका क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। और इसके बाद आप ये देखिए, इसके अंदर इसी ग्राफ से हमने देखा कि फॉर जो लेयर्ड कंपाउंड हैं उनके लिए CV बराबर अल्फ़ा टी स्क्वायर, और जो लीनियर चेन कंपाउंड है उसके लिए CV बराबर अल्फ़ा टी होती है। तो ये तो हमारे हैं कि ड्यूलोंग पैटेट लॉ क्या है, और जितनी भी स्पेसिफिक हीट का ग्राफ है आपने देख लिया, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड प्लॉटेड एज ए वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। अब हम लेते हैं आइंस्टीन मॉडल स्पेसिफिक हीट का। अब आइंस्टीन मॉडल क्या है, तो ये आपने देखा कि न्यून ताप पर ड्यूलोंग पैटेट लॉ से हमने क्या देखा कि जनरली सॉलिड की स्पेसिफिक हीट जो प्रेक्षित मानों से, जो उसकी जो प्रेक्षित मान हैं उनके साथ टैली नहीं करती, उनके साथ वो उसकी सहमति नहीं होती है, डिस्क्रिपेंसी रहती है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट बाय, तो आइंस्टीन ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को आधार मानते हुए ये जो डिस्क्रिपेंसी थी इसको दूर करने का कोशिश की। उसने क्या किया, क्वांटम थ्योरी को बेस मान लिया, और सॉलिड की स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करने के लिए आइंस्टीन ने कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए। तो पहला पोस्टुलेट क्या है, क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ एटम्स इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर, मतलब पदार्थ के सभी परमाणु समान एवं स्वतंत्र सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करते हैं। दूसरा क्या दिया,
vibrate with the same frequency nu due to the identical environment of each. सभी परमाणु दोलक यानी कि सभी परमाणु ऑसिलेटर एक ही एनवायरनमेंट में सेम फ्रीक्वेंसी म्यू से वाइब्रेशन करते हैं. पहला तो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. दूसरा क्या हो गया कि ये जो ऑसिलेटर है वो एक ही एनवायरनमेंट में सेम फ्रीक्वेंसी म्यू से वाइब्रेशंस करते हैं. तीसरा क्या है, जो एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक ऑसिलेटर इज नॉट कंटिन्यूस बट डिस्क्रीट. कंटिन्यूस नहीं होता, डिस्क्रीट होता है, विविक्त होता है. इसका मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन करने वाले ऑसिलेटर की एनर्जी क्या होगी, ई एन बराबर एन एच न्यू, जहाँ पर एन आपका इंटीजर है 1 2 3. फोर्थ पॉइंट क्या है, एन एटम इज इक्विवेलेंट टू 3n वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर. क्योंकि हर एक परमाणु की जो वाइब्रेशनल मोड है वो 3 डायमेंशन है, एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में वाइब्रेशन ऑसिलेटर से मिलकर बनी हुई है. तो इस प्रकार n एटम वाले सब्सटेंस में ऑसिलेटर की कुल संख्या कितनी होगी, 3n होगी. लास्ट पॉइंट है इसका पोस्टुलेट्स का कि ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी फंक्शन को ओबे करता है, इसका पालन करता है. ये जो ऑसिलेटर है एनर्जी के मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो क्या है, एक्सपोनेंशियल माइनस ई एन अपॉन के बी टी का पालन करता है. तो ये आपके पोस्टुलेट्स हो गए. अब इसके अंदर आप देखिए, इससे अब हम निकालेंगे पोस्टुलेट्स. आपने सारे निकाल लिए. पहला इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसकी म्यू फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, ई एन बराबर एन एच न्यू होगा, 3n उसके टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स होंगे और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को वो ओबे करेगा. अब हम लेते हैं मीन एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर. इसकी हमको मीन एनर्जी निकालनी है, दोलक की माध्य ऊर्जा निकालनी है. तो आइंस्टीन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ऑसिलेटर है उसकी ऊर्जा कंटिन्यूस नहीं होती, डिस्क्रीट होती है, यानी कि ई एन बराबर एन एच ट्यू, मतलब एन एच क्रॉस ओमेगा. ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर है. तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ई एन बराबर एन प्लस 1/2 एच न्यू, दैट इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा. अब इसमें चूँकि हम क्वांटम मैकेनिकली देख रहे हैं, तो क्वांटम मैकेनिकली देखेंगे तो ऑसिलेटर की एनर्जी में एन एच क्रॉस ओमेगा एनर्जी के अतिरिक्त एक और एनर्जी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, और उसका मान कितना है 1/2 एच क्रॉस ओमेगा, और इसे हम क्या कहते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं. तो इसलिए इसकी एनर्जी एन एच न्यू ना होकर एन प्लस 1/2 एच न्यू हो जाती है. यदि इस एनर्जी संशोधन को आइंस्टीन के एक्सप्लेनेशन में हम यूज़ में लाएं तो इससे मीन एनर्जी के मान में 1/2 एच क्रॉस ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा नेचुरली. उसमें 1/2 एच क्रॉस ओमेगा जुड़ चुका है, परंतु सॉलिड की स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो इसलिए जो है जब हम इस फॉर्मूले को लेते हैं तो उस समय हमें ई एन बराबर क्या लेना पड़ेगा, एन प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा. अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से टेम्परेचर टी पर E प्लस डी ई एनर्जी रेंज में वाइब्रेशन मोड की संख्या e टू द पावर माइनस ई एन बाई के बी टी के अनुक्रमानुपाती होती है. तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अनुसार ताप T पर
ई तथा ई प्लस डी ई एनर्जी रेंज में नंबर ऑफ वाइब्रेटिंग मोड ई टू द पावर माइनस ई बाई के बी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मीन एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर क्या हो गई, ई बार बराबर मीन एनर्जी के फार्मूले से ही हमने निकाला है, एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई एन एक्सपोनेंशियल माइनस ई एन बाई के बी टी डिवाइडेड बाय एन बाई 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस ई एन बाय के बी टी। ई एन की वैल्यू क्या है, एन प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा हमने रख दी। नेक्स्ट लाइन आ गई, एन प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा ई टू द पावर माइनस एन प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा अपॉन के बी टी डिवाइडेड बाय एन 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एन प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय के बी टी। पुट किया हमने x बराबर एच क्रॉस ओमेगा बाई के बी टी, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, ई बार बराबर एच क्रॉस ओमेगा बाहर आ गया, समेशन एन 0 टू इन्फिनिटी एन प्लस 1/2 ई टू द पावर माइनस एन प्लस 1/2 एक्स, और नीचे आ गया अगेन समेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एन प्लस 1/2 एक्स। अब आप इसको खोल लीजिए। अब हम इसको कैसे खोलेंगे, ये देखिए ई टू द पावर एन प्लस 1/2, तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया, समेशन आप खोल रहे हैं, व्हेन एन बराबर 0, एन बराबर 0 होगा तो 1/2 ई टू द पावर माइनस x/2 हो जाएगा। एन की वैल्यू 0 रख दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी, प्लस एन की पावर एन बराबर 1, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो गया 3/2, और ई टू द पावर माइनस 3x/2 आ गया। इसी तरह n बराबर 2 रखेंगे तो प्लस 5/2, ऐसे ही नीचे होता जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गई सीरीज, एच क्रॉस ओमेगा 1/2 ई टू द पावर माइनस x/2 प्लस 3/2 ई टू द पावर माइनस 3x/2 एंड सो ऑन, एंड नीचे भी ई टू द पावर माइनस x/2 प्लस ई टू द पावर माइनस 3x/2, और इस तरह से चलता रहेगा। अब इस पूरे टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ई टू द पावर माइनस x/2 प्लस ई टू द पावर माइनस 3x/2 प्लस ई टू द पावर माइनस 5x/2। अगर आप इसको लॉग की फॉर्म में लेके उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको यही चीज़ मिल जाएगी जो ऊपर थी। मैथ्स के स्टूडेंट हो, इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो ये आपके पास क्या हो गया, माइनस एच क्रॉस ओमेगा डी बाई डी एक्स लॉग ई टू द पावर माइनस x/2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस 2x प्लस चलती रहेगी सीरीज। अब इसको भी अगर हम चाहें तो अब किस तरह से लिख सकते हैं, एच क्रॉस ओमेगा डी बाई डी एक्स लॉग तो है ही, ई टू द पावर माइनस x/2 है, और ये हो गया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे और खोलेंगे तो हमारे पास यही चीज़ आएगी 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस 2x। तो ये हमारे पास आ गया। अब माइनस एच क्रॉस ओमेगा, इसको भी आप कर लीजिए, तो इसमें वही फॉर्मूला लगा लीजिए, लॉग m बाई एन क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m आपके पास है ई टू द पावर माइनस लॉग ई टू द पावर माइनस x/2, तो सीधे क्या हो गया लॉग ई लॉग बेस ई कितना होता है 1, तो ये हो गया माइनस x/2, और बाकी चीज़ वैसे की वैसे हो गई माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। और इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या आ गया आपके पास में एच क्रॉस ओमेगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, माइनस x/2 को करेंगे तो 1/2 आ गया आपके पास, माइनस बाहर ले लीजिए तो ये प्लस साइन आ गया 1/2 प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर x माइनस 1। तो ये हमने जब इसको किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब ई बार बराबर आपके पास क्या हुआ, एच क्रॉस ओमेगा 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू रख दी हमने ई टू द पावर एच क्रॉस ओमेगा बाई के बी टी माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मीन एनर्जी आपके पास ये आ गई। अब इससे हम निकालते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड्स। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एन ऑसिलेटर वाले सॉलिड में जो वाइब्रेशन मोड की संख्या है वो 3n है, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में वो उसकी विधाएं हैं x y z, तो 3n हो गई।
तो टोटल इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, टोटल इंटरनल एनर्जी होगी U बराबर 3NH क्रॉस ओमेगा बाई 2, ये तो है ही 3NH क्रॉस ओमेगा बाई 2, इसको खोल लीजिए, 3n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इसके नंबर, इसके जो नंबर्स हैं वो कितने हो गए, टोटल कंपन विधाओं की संख्या कितनी है, 3n है। तो U बराबर ऊपर वाली इक्वेशन में आप 3n से मल्टीप्लाई करके खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, E बराबर H क्रॉस ओमेगा बाई 2 है, तो 3n से मल्टीप्लाई हो गया 3NH क्रॉस ओमेगा बाई 2 प्लस 3NH क्रॉस ओमेगा 1 अपॉन E टू द पावर H क्रॉस ओमेगा बाई KBT माइनस 1। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, मीन एनर्जी से हमने क्या निकाल ली, इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड्स। अब आप इससे स्पेसिफिक हीट भी निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक हीट आप कैसे निकालेंगे, CV, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, du/dt होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप du/dt आप अपने आप निकाल सकते हैं, U आपने निकाल ही लिया और du/dt आप निकाल सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करके। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3n kb H क्रॉस ओमेगा बाई KBT का होल स्क्वायर, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो E टू द पावर H ओमेगा बाई KBT अपॉन E टू द पावर H ओमेगा बाई KBT माइनस 1। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी है तो हम निकाल के इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो ये सारा आपके पास में स्पेसिफिक हीट हमारा निकल जाएगा। पर फिलहाल हमने सिर्फ आपको इसमें इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड्स ही बताया है। कल मैं आपको लैटिस की स्पेसिफिक हीट, फिर उसका हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, लो टेम्परेचर पे क्या होगा, और आइंस्टीन्स की शॉर्टकमिंग क्या हुई, और फिर इसका डिबाई मॉडल किस तरीके से आया। हाई एनर्जी पे भी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, हाई एनर्जी पे आइंस्टीन टेम्परेचर हम लेंगे। तो फिलहाल अभी हमने आपको मीन एनर्जी बता दी इसकी और इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड बना दी। कल के टॉपिक में हम लैटिस स्पेसिफिक हीट निकालेंगे और उसको हम हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर दोनों पर कंसीडर करेंगे। थैंक यू।